Good morning, class. How are you all? Welcome back to the session. कौन सा लेक्चर है ऑडिट का? कैसा था फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन? कुछ डाउट? गया गया ओके, नहीं गया ऐसे कैसे गया, लेके आएंगे वापस। क्या पढ़ा था हमने अभी तक? ऑडिट क्या होता है? ठीक है, नेचर पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था मैम, ऑडिट करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमने देखा था कि वो मिसलीड नहीं करें, इससे ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई कैसे करेगा। ठीक है मैम, देख लिया था हमने। ऑब्जेक्टिव्स देखा था, ठीक है, लास्ट वाले सेशन में। देन हमने स्कोप ऑफ ऑडिट देखा था, राइट, एंड एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एंड बेसिकली ऑडिट करवाने के एडवांटेजेस क्या रहते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले सेशन में कवर करी थी। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं है डाउट? ठीक है मैम, पीछे की स्टोरी हमें पता है, आगे बढ़ते हैं। देखो, चलो क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे, देन ही आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमारे लेक्चर्स क्या हो रहे हैं, हमारे लेक्चर्स गैप में हो रहे हैं, राइट। ठीक है, ओके, हमने डेफिनेशन देखा था ऑडिट की। अगर डेफिनेशन की बात होती है तो मैम, की टर्म्स अगर अपन देखें तो हमने क्या देखा था मैम, ये एक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक एग्जामिनेशन, ऐसा एग्जामिनेशन जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? एक एंटिटी की। ठीक है, एक एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि प्रॉफिट प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो भी सकती है, इररिस्पेक्टिव, ठीक है, साइज और लीगल फॉर्म। ठीक है, साइज और लीगल फॉर्म। ठीक है, अब हम ये पूरी कहानी मैम कर क्यों रहे हैं? हम ये पूरी कहानी इसलिए कर रहे हैं कि हम क्या कर सकें, अपना ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन दे सके। ओपिनियन क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर थी? ठीक है, देन हमने देखा था कि ये कीवर्ड्स हैं जिनको हमने हमारे फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम आए थे कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो वो क्या चीज देखता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड नहीं करे। ठीक है, किसी को एक रॉन्ग इंडिकेशन ना दे। इसलिए हमने क्या कहा था कि ऑडिटर का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ऑडिटर सेटिस्फाई कैसे होगा? एस फिट, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स, की अकाउंट्स जो है अकाउंटिंग एंट्रीज के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए गए। सी स्टैंड्स फॉर कंपाइलेशन, की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन वो ड्रॉ करनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में से। ठीक है, अब एंट्रीज जो है दे आर बैक्ड बाय एडुकेट सपोर्ट, तो ए स्टैंड फॉर अकाउंट्स, देन एंट्रीज, देन कंपाइलेशन। ठीक है, देन हुआ था हमारा फिट। फिट के लिए बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, और वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? देन हम लास्ट सेशन में हम आए थे कि मैम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मींस, मैंने आपको बोला था कि आज आप ऑडिट पढ़ रहे हो, तो ऑडिट पढ़ने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? क्यों पढ़ रहे हो आप ऑडिट? उस दिन मैंने बताया था कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑडिट पढ़ने का है कि मैम हमें क्या करना है, एग्जाम देना है, एंड नॉट ओनली एग्जाम देना है, एग्जाम में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में मार्क्स। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैम, हम आपको यहाँ पे बैठ के बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि आईसीआई हमें क्या दे सके, आईसीआई हमें मार्क्स दे सके, राइट। तो मार्क्स देने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। ये हमारा आने वाले कुछ सालों ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं करेंगे मैम, फाइनल तक भी तो पहुंचना है, चार्टेड भी तो बनना है,
राइट। तो ऐसे ही ऑडिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑडिट क्यों करी जाती है? तो जैसे अकाउंट्स में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सुना है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको इंड एस भी बोला जाता है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स को रेगुलेट कौन करता है? एएस, ठीक है। ऐसे ही ऑडिट को रेगुलेट करने के लिए, ऑडिट को गवर्न करने के लिए, ऑडिट को, ऑडिटर को हर एक चीज पे, स्टेप पे गाइड करने के लिए, ठीक है, क्या है? एसेज। एसेज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को हम बोलते हैं एसेज, ठीक है। तो एसेज क्या करते हैं? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स ड्रॉ करने में अपन को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, ऐसे ही ऑडिट अलग अलग सिनेरियोज में ऑडिटर जो चीजें फेस करता है, उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में उसको जो करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग उसे क्या करते हैं? पाथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मान के चलना है, समझ में आया इतना? तो हमने देखा था ऐसे ही एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200। तो मैम क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है? बिल्कुल है। अपन देखेंगे इस चैप्टर के एंड में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बनते कैसे हैं, कौन सा बोर्ड होता है जो उन्हें रेगुलेट करता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपके कोर्स में 200 से लेके 700 तक स्टैंडर्ड, अरे मैम 500 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे? नहीं, ठीक है। गिनती के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है 200 से स्टार्ट हो रहा है, 21 22 लेके 700 पे ही जाके रुकेगा, ठीक है। ये नंबर्स यूज किए हैं इसके बीच में, कुछ कुछ नंबर्स से स्टैंडर्ड्स बनाए जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, ठीक है। देखेंगे जैसे जैसे ऑडिट में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200, वो ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है कि जब भी ऑडिटर कोई ऑडिट करता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो सीधे से, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमारा ऑडिटर बहुत सिंपल पर्सन है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सिंपल है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको क्या लेना है मैम? उसको लेना है रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देने से पहले, ठीक है, ऑडिटर बोलेगा कि मैं तो सेटिस्फाइड हो जाऊं, ठीक है, मैं तो सेटिस्फाइड हो जाऊं कि जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो चीजें सही है, ट्रू और फेयर है, किसी को भी मिसलीड नहीं कर रही है, मीन्स किसी को भी किसी चीज के लिए रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे रही है। रीजनेबली अश्योर होना, रीजनेबली मतलब अपन कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, आई एम 90% सेटिस्फाइड, ठीक है। 10% का अपन कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, आगे देखिए, ठीक है। तो रीजनेबली वो अश्योर्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, हमारे फ्री है, फ्री है फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। क्या होता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स? मैम आपने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज गलत तरीके से दिखाई गई है, गलत तरीके से प्रेजेंट गई है, और वो इंफॉर्मेशन जो है मटेरियल है, वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कहता है? ऑडिटर कहता है कि आपको इतना रीजनेबली अश्योर होना है कि आप ये असरटेन कर सको कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, और मिस स्टेटमेंट्स का मटीरियल तो नहीं है। क्लियर, ठीक है। सेकंड हमने कहा था कि अभी क्या वो अश्योर होके बैठ जाएगा मस्त एकदम चेयर पे कि हाँ ठीक है मैं रीजनेबली अश्योर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट किस पे करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कैसे करेगा? कम्युनिकेट करके करेगा, और वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑडिटर के होते हैं कि वो रीजनेबली श्योर होना चाहिए, मींस रीजनेबली सेटिस्फाइड होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है, ठीक है। सेकंड,
अभी वो अश्योर हो गया तो बैठ के मूवी तो नहीं देखेगा, राइट? उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट कैसे करेगा, कम्युनिकेट करके रिपोर्ट करेगा और बोलेगा कि एज पर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स करेगा। अभी कौन से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेगा आगे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वाज हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट, इसको भी क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैम वापस क्यों रिवाइज करें? वापस इसलिए रिवाइज करें क्योंकि जरूरी है, ठीक है। अभी स्कोप ऑफ ऑडिट्स की बात करें तो क्या फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट एज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी स्कोप से क्या मतलब समझते हैं, अपन ने उस दिन देखा था स्कोप का मतलब दायरा, ठीक है। अगर आप कोई चीज करें, जैसे सपोज अगर आपका आईसीआई का सिलेबस है ऑडिट का, ठीक है, आपको ऑडिट में 1 to 13 चैप्टर है, आप आईसीआई को जाके कह रहे हैं मैं इस चीज से खुश नहीं, मुझे तो और भी चैप्टर्स, तो क्या आईसीआई बोलेगा आपके स्कोप में है? नहीं। तो आपके स्कोप में जो है हम वही आपसे करवाएंगे। तो ऐसे ऑडिट के स्कोप में कुछ होना चाहिए, हमें पता तो चल गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है, बट कितना करना है अगर वो नहीं पता होगा तो क्या चीजें एकदम ढंग से निकल के आएंगी? नहीं, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, तो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर ऑडिटर क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए वो पहले क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो पहली बात तो रिलायबल है, ठीक है। रिलायबल है मींस उस इंफॉर्मेशन पे विश्वास किया जा सकता है। सेकंड, जितनी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मेरे को ओपिनियन देने के लिए क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। मेरा ओपिनियन फॉर्म करने के लिए वो इंफॉर्मेशन क्या है, सफिशिएंट है, राइट। अभी सेकेंड पॉइंट कहता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज टू बी एडुकेटली कवर्ड इन ऑडिट। ऑल एस्पेक्ट्स मींस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के वो अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी चीजें मेरी ऑडिट का पार्ट बन जाएंगी। क्या होंगे एस्पेक्ट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको, ठीक है, देखेंगे। मतलब ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी जितनी एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट कहता है अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर देखेगा कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है या नहीं, उसके लिए वो दो चीजें चेक करेगा। वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेगा। अंडरलाइन रिकॉर्ड्स क्या हो गए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे हमने एग्जांपल में देखा था, ट्रांजैक्शन से जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट से, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ड्रॉ करके हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स हो गए, सोर्स डेटा मींस ट्रांजैक्शंस, जो रिसिट्स वगैरह होती है वो सारी चीज होंगी, ठीक है। एंड सेकंड, हम जजमेंट कंसीडर करेंगे जो मैनेजमेंट ने लिया है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर उन्होंने कोई चीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करी है तो उस इंक्लूजन के पीछे उनका जजमेंट क्या था, ठीक है। तो दो चीजें देखेंगे, ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा क्या इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं, इसको चेक करने के लिए वो देखेगा, कंपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन रिकॉर्ड्स के साथ। सेकंड, मैनेजमेंट के जजमेंट को भी वो चेक करेगा, ठीक है। Fourth point is auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence। का मतलब हमने देखा था कि ऑडिटर ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो उसके स्कोप के बाहर है, ठीक है। अभी सपोज ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया, ठीक है, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने देखा यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं है, सपोज सिर्फ 2% चीजें हैं, तो ऑडिटर ये बोलेगा कि क्या मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दूं, मैं ही बना देता हूँ, मैं ही चेक कर लूंगा, ठीक है। क्या करेगा वो, ऐसा उसके स्कोप के बाहर है, ठीक है, उसका काम है ऑडिट करना, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का काम नहीं कर सकता। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल कि इसके स्कोप के ही क्या है, बाहर है, ठीक है। एंड देन आएगा कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट दैट इम्पेयर द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस to express an unqualified opinion should be set out in his report। मीन्स ऑडिटर के काम पे अगर कोई भी लाइबिलिटी लिमिटेशन इम्पोज हुई है,
ठीक है, मीन्स सपोज ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी बट मैनेजमेंट ने देने से ही मना कर दी, तो ठीक है उसके काम पे क्या हो रहा है, लिमिटेशन इम्पोज हो रहा है, जिससे वो क्या करेगा, ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जिससे वो क्या नहीं दे पाएगा, ओपिनियन नहीं दे पाएगा। अभी ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन मैंने उस दिन क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ओके, हेलो, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। इसको अपन एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो था, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। एस्पेक्ट्स क्या थे मैम, ठीक है, पढ़ हमने उस दिन लिया था, आज इसको लिख लेते हैं। सी, ये बोल रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। हमने सेकंड पॉइंट में देखा, स्कोप में था हमारा एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि आपके सारे एस्पेक्ट्स जो कि एक एंटरप्राइज से रिलेटेड है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी ऑडिट का क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो फर्स्ट हमने देखा था अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए और जो इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, पहली चीज वो तो सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, उस एंटरप्राइज के लिए सूटेबल होना चाहिए एंड वो सफिशिएंट भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम एक एंटिटी यूज कर रही है, से फॉर एग्जांपल टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो वो उसके बिजनेस के लिए सूटेबल भी होना चाहिए और सफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, अभी सेकंड हो जाएगा रिव्यू। रिव्यू करेगा कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या था एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट में, कि सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो है क्या वो सूटेबल है, क्या वो एडुकेट है, कि कोई वीकनेस अननोटिस ना चली जाए। हमने देखा था कि वो रिव्यू करेगा कि जितने भी सिस्टम्स हैं एंटरप्राइज के एंड प्रोसीजर्स हैं, क्या वो एडिक्वेट हैं। ठीक है, एडुकेट का मतलब क्या वो सफिशिएंट है, ऐसा तो नहीं कि एंटरप्राइज के अंदर कोई वीकनेस है और वो वीकनेस जो है अननोटिस्ड हो रही है। ठीक है, देन हम देखेंगे वो चेक करेगा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मीन्स हमने देखा था मैम, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो नंबर्स हैं, क्या उनमें कोई अरिथमेटिकल गलतियां तो नहीं है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट था वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेगा, क्या जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो रहे हैं क्या वो वैलिड भी है या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हमने 4 पॉइंट्स एक साथ देखे थे। फर्स्ट वाज एसेट्स, सेकंड वाज लायबिलिटीज, थर्ड वाज इनकम एंड फोर्थ वाज एक्सपेंसेस। ठीक है, जस्ट ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं, ठीक है, इनको हम एक साथ समझते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, उनका टाइटल एग्जिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, सपोज से फॉर एग्जांपल आपके बैलेंस शीट में मैंने एक पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट ड्रॉ करी थी, मैंने आपको बताया था कि एसेट्स हैं, तो हम ऑडिटर एज एन ऑडिटर चेक करेंगे कि क्या वो एसेट्स, ठीक है, उस एंटिटी के हैं भी या नहीं।
ठीक है, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा था कि कोई लोन ले रखा है, तो क्या वो लोन एक्चुअली इस बिजनेस से रिलेटेड है भी या नहीं। ठीक है, इनकम को देखेगा कि इनकम जो है वो करेक्ट है, और अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है वो सही है या नहीं, और एक्सपेंसेस को भी देखेगा क्या वो करेक्ट है, और जो एक्सपेंसेस हैं वो सही पीरियड के हैं या नहीं। और इनकम और एक्सपेंसेस को चेक करते हुए वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का ध्यान रखेगा कि कौन से इनकम कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के हैं, कौन से एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था वो सारी चीजों को कंपेयर करेगा विथ अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, सारी चीजों को वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेगा। जिस भी बिजनेस के ऊपर जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लगते हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लगते हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, एंड लास्ट में वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। एंड एक और चीज, ट्रू एंड फेयर, कि जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन है, क्या वो ट्रू और फेयर है, क्या आपका पीएनएल, क्या आपका बैलेंस शीट करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है या नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट द एस्पेक्ट्स जो हमने उस दिन देखा था, राइट। एक बार कॉपी कर लीजिए जल्दी से। डन, ठीक है, चलो। देन ये एस्पेक्ट्स हमने देखे थे उस दिन। देन उसके बाद हमने देखा था दो तरह की ऑडिट होती है मैम। एक ऑडिट होती है जो लॉ के अंदर होती है, तो जो भी ऑडिट लॉ के अंदर होती है वो होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। बैंकिंग कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग ऑडिट, ठीक है। तो दो तरह की ऑडिट होती है, एक अंडर लॉ और एक वॉलंटरी कैटेगरी होती है। अभी वॉलंटरी कैटेगरी के अंदर हमने देखा था मैम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स हो सकती हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स हो सकती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, जिनके ऊपर लॉ मैंडेटरी नहीं करता ऑडिट आपको करवानी है, बट वो करवा रहे हैं क्योंकि ऑडिट के क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी एचयूएफ को लोन लेना है, तो ठीक है, अगर लोन लेने के लिए वो बैंक के पास जाएगा और उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिटेड नहीं होंगे, तो बैंक लोन देगा, कहेगा नहीं, जाके पहले अपने बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट करवा करा। ठीक है, बैंक रिलाय नहीं करेगा, ठीक है, चाहे आपके बिजनेस की मार्केट में गुडविल कितनी भी अच्छी हो। ठीक है, ऑडिट कौन कर सकता है, सीए। कौन सा सीए, जॉब करने वाला सीए कर सकता है क्या ऑडिट? नहीं, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। ठीक है, ओके। देन हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट में हमने देखा था, एक बार क्विकली जस्ट रेड मार्क्स हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है उन पर्संस का जो बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको हमने वर्ड दिया था, जितने भी बिजनेस के क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, जिनका उस बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरेस्ट को क्या करता है, सेफगार्ड करता है। ठीक है, ऑडिट होगी तो उनको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ ठीक है, जो चीजें हो रही हैं उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसके ऊपर एक मॉरल चेक का काम करता है कि कहीं वो कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है, थर्ड हमने देखा था कि सेटिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस मींस अगर आपकी बुक्स की ऑडिट हो रही है तो आपको आपके बुक्स की क्लियर पिक्चर पता चलती है, एंड व्हेन आपको आपके बुक्स की क्लियर पिक्चर पता चलती है तो आपको आपकी टैक्सेस की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प होता है। ठीक है, अभी ट्रेड डिस्प्यूट ऐसा था कि कोई ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, सबको लेके, तो अगर आपकी ऑडिट है तो वहां पे आपको ये चीज क्या करेगी, वो डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सेकंड, वेस्टेज और लॉसेस को डिटेक्ट करेगा क्योंकि चेकिंग हो रही है, प्रॉपर चेकिंग हो रही है। ठीक है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली रखे जा रहे हैं या नहीं, ये भी ऑडिट होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, कोई वीकनेस है, ठीक है, कोई इनएडुकेसीज है, वो भी सामने आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है बाय रीजन ऑफ डेथ और एनी अदर रीजन, तो उनको सेटल करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, कि कितने पार्टनर्स थे, ये प्रॉफिट था इस एंटिटी का, ऑडिट किया, अपन को पता चला, ठीक है, इस पार्टनर का इतना शेयर है, इस हिसाब से इसके बीच में क्या करने हैं, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एंड लास्ट, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अगर आपको क्या देती है, ग्रांट्स देती है, कोई भी लाइसेंस देती है, तो वो सारी चीजें वो आपको यूं ही नहीं दे देगी, कहेगी आपके बिजनेस के ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आओ। ठीक है, तभी आपके बिजनेस की क्या करेगा,
ट्रू पिक्चर पता चलेगी, ट्रू पिक्चर पता चलेगी तभी तो गवर्नमेंट आपको अपना पैसा देगी इन अ फॉर्म ऑफ असिस्टेंस। असिस्टेंस मींस कोई भी ग्रांट्स हो गई, ठीक है, कोई भी लाइसेंस किसी बिजनेस के लिए आपको देना है तो गवर्नमेंट मांगती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हमने जो भी लास्ट सेशन में किया था हमने 15-20 मिनट्स में इसको क्विकली रिवाइज कर लिया है, ठीक है। ओके, तो हमने देखा ऑडिट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिट के, स्कोप क्या होता है मैम ऑडिट का वो भी देख लिया हमने, टाइप्स एस्पेक्ट्स उसके अंदर देखे स्कोप के अंदर, देन हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस देख लिए। अब आ जाते हैं लिमिटेशन पे। मैम लिमिटेशन होती होगी क्या ऑडिट्स की? लिमिटेशन एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस मींस, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। इनहेरेंट का मतलब जो अपने पेरेंट्स से इनहेरेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑडिटर की क्या पेरेंट्स से इनहेरिटेड लिमिटेशंस? नहीं, वो लिमिटेशंस जो चली आ रही हैं हम उसका कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो वे आउट, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। एग्जाम में कहीं बार आपके ऊपर ये सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है? कब आप ऑडिटर के रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, क्वेश्चन का ये पार्ट होगा। या आप ये बोल दोगे कि ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। एब्सोल्यूट अश्योरेंस अपन ने कहां देखा था? ऑब्जेक्टिव में देखा था कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस आपको ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं, पर वो आप क्या कर सकते हैं? 100% नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस होंगी इसलिए आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है मैम, समझ लिया। क्या होती है लिमिटेशंस? पढ़ते हैं एक एक करके। तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन जो है मैम वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी सी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट बना रहा है। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे आप देखेंगे उसको बनाया जा रहा है बाय मैनेजमेंट, दैट मींस उसके अंदर मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है। और अगर उसका जजमेंट है तो वो जजमेंट सब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव मींस पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। अभी मुझे कोई चीज सही लग रही है, जरूरी नहीं है मैनेजमेंट ने उसी हिसाब से करी हो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो जजमेंट होता है वो मैनेजमेंट का होता है। जजमेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए ये चीज कहां पे है? लिमिटेशन में है। मैम लिमिटेशन क्यों है? एक बार पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जजमेंट होता है क्योंकि एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है, राइट। In applying the requirements of entities applicable financial reporting framework, पढ़ा है FRF? पढ़ोगे अब, ठीक है। To the facts and the circumstances of the entity. In addition, many financial statements items involve subjective decisions or assessment or degree of uncertainty, and there may be range of acceptable interpretation or judgment that may be made. अभी मैनेजमेंट जिस हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है जरूरी नहीं है ऑडिटर वैसे ही करे, ठीक है। कोई चीज मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड है कि नहीं ऑडिटर जी हमारे बुक्स में तो कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती, हमने जो चीज उस टाइम डिसाइड की थी वो उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी, पर जरूरी नहीं है ना ऑडिटर उसकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हो जाए, ठीक है। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो नेचर है उसको हमने लिमिटेशन में डाला है। नेचर क्या है? नेचर इज डिपेंडेंट ऑन जजमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड जजमेंट इज सब्जेक्टिव एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। देयरफॉर इट रिजल्ट्स एज एन लिमिटेशन ऑन ऑडिट, ठीक है। सेकेंड इज मैम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अभी ऑडिट मैम ऑडिट करते वक्त ऑडिट प्रोसीजर ही लिमिटेशन है, कैसे? मैम ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट करने के लिए जो चीजें हैं वही लिमिटेशन है। हो सकता है ना, सी हमने मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, हमारा ऑडिट चल रहा है, ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है, मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगना कि सपोज आपकी बुक्स में आपने दे रखा है कि आपकी इतने अमाउंट की एफडी है, एफडी है तो एफडी रिसिट्स दिखाओ, ठीक है, एफडी रिसिट्स दिखाओ। मैनेजमेंट कहता है यार एफडी रिसिट्स हमने फाइल में लगा के रखे थे बट वो फाइल मिल नहीं रही है, ऑडिटर सेटिस्फाइड हो जाएगा क्या?
नहीं होगा। ऑडिटर कहेगा ठीक है आपको रिसिट्स नहीं मिल रही है, बैंक से जाके मुझे डुप्लीकेट रिसिट्स दिखा दीजिए। तो वो बोले कि नहीं, कोई पर्सन ही नहीं है जो बैंक जा सके। ठीक है, तो ऑडिटर बोलेगा ठीक है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दिखा दीजिए। तो बोलेगा पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, टाल रहा है। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स ही ऐसे हो सकते हैं कि ऑडिटर को क्या, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, दीज आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऐसे कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस हैं, इसलिए ऑडिट प्रोसीजर्स को भी लिमिटेशन के उसमें रखा गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट और अदर्स में नॉट प्रोवाइड, ठीक है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने सारी इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, बट मैनेजमेंट अभी इंटेंशनली कर रहा है तो गलत ही है, अनइंटेंशनली भी कर रहा है तो भी तो लिमिटेशन ही है ना। मैं मेरा ओपिनियन कैसे डिसाइड करूं, चाहे वो इंटेंशनली कर रहा हो या अनइंटेंशनली कर रहा हो, मैं तो मेरा ओपिनियन, मैं आई एम तो स्टक। ठीक है, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल रही है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैं तो क्या हो गया, स्टक हो गया। तो स्टक हो गया तो दिस इज लिमिटेशन। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सपोज ठीक है 100 में से आपने 99% ऑडिट कर दिया, एक भी चीज रह गई, इसलिए कहते हैं ऑडिटर कैन नॉट, ऑब्जेक्टिव इज ऑडिटर शुड ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, बट एब्सोल्यूट अश्योरेंस लिमिटेशंस की वजह से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो एन ऑडिटर इज ऑलमोस्ट 80% 90% सेटिस्फाइड। 10% चीजें जिसमें उसे लगता है कि रिस्क नहीं है तो वो चीजें क्या करी जाती हैं, नजरअंदाज की जाती है। ठीक है, अभी सेकेंड, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइंड टू कंसील इट। मतलब अब मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया और वो फ्रॉड भी ऐसे किया है कि उसके बारे में ऑडिटर को देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, द ऑडिटर इज नीदर ट्रेड नॉर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था एफडी का। ठीक है, एफडी की रिसिट्स लाके दिखाओ। अभी हमें आर्टिकलशिप में ये तो नहीं बताया जाता है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं। हमें ये थोड़ी सिखाया जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स पे जाली सिग्नेचर करके आए तो आपको पता चलना चाहिए देखते कि नहीं ये सिग्नेचर सही है या नहीं। अपियरेंटली नहीं पता चल रहा है तो क्या करेगा ऑडिटर, लिमिटेशन हो गई उसकी। ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि हमें इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आप डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी को अपियरेंस से पता कर सको। ठीक है, तो ये हमारा एक लिमिटेशन बन जाता है। थर्ड बोल रहा है एन ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू लीगल रॉन्ग डूइंग अकॉर्डिंगली। अभी ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मींस ओके ऑडिटर एंटर हुआ ऑफिस में, लाइन से सबको खड़ा करवा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ऑडिटर ऑडिट करेगा। एंड मैम क्या फर्क होता है ऑडिट में एक इन्वेस्टिगेशन में, बहुत सिंपल सा फर्क है, बहुत बेसिक सा फर्क है, देखेंगे आप। ऑडिट अलग होती है, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वो होता है जो दया करता है। ठीक है, जो दया करता है दैट इज इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट जो होती है मैम वो हम करते हैं। ठीक है, तो फर्क है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जो ऑडिट है is not an official investigation into alleged wrongdoing. Accordingly, the auditor is not given specific legal powers such as power of search which may be necessary for such an investigation. Investigation के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी भी एंटिटी के अंदर जाके चीजें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पावर है, आप 10 चीजों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ढूंढ सकते हैं, खुद ढूंढ के खुद निकाल सकते हैं, हर चीजों की तोड़फोड़ कर सकते हैं। ऑडिटर नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर नॉट डूइंग इन्वेस्टिगेशन, वी आर ऑडिटिंग। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था हमारा मैम नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है वो जजमेंट बाय मैनेजमेंट से बनती है और मैनेजमेंट का जजमेंट सब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होती हैं, लाइक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सेकेंड, ऑडिटर जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। थर्ड वॉज कि कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड्स होते हैं जिनको जानबूझ के कंसील किया जा सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उन चीजों को शायद ढूंढ पाए शायद नहीं पाए। तो अगर नहीं ढूंढ पाता है तो वो क्या है हमारा मैम, हमारा लिमिटेशन है। ठीक है, अब टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। टाइमलीनेस मीन्स अभी अपन चल के देखेंगे
हर एक कंप्लायंस के ऊपर क्या होती है, एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। अगर सपोज अपन देख कहते हैं कि अगर हम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो यूजुअली टैक्स का जो सैलरी एम्प्लॉयड का रिटर्न होता है, और भी होता है इसमें डेट, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना है, द ड्यू डेट इज 31 जुलाई, ठीक है। तो क्या हमें उनका रिटर्न फाइल करने वक्त ये डेट को ध्यान रखना पड़ेगा? रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर पेनल्टीज, इंटरेस्ट, 10 तरह की चीजें इम्पोज कर की जा सकती हैं, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि टाइमलीनेस होनी चाहिए अगर आप ऑडिट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पे वो चीज खत्म होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस ऑडिट ही हो गया, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे खत्म होनी चाहिए और बैलेंस बना रहना चाहिए, किस पे, बेनिफिट एंड कॉस्ट पे, ठीक है। बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, इसका मतलब मैम सपोज आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, अभी वो इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर बड़ी भी है तो आप क्या करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है अगर, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को लेने में कॉस्ट भी लग रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, एक्स वाई जेड चीजें हो सकती हैं जो आप प्रैक्टिकली जब ऑडिट करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक तो बैलेंस बनाना है, बैलेंस आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उनका, प्लस आपको इन चीजों को बैलेंस बनाने में बेनिफिट भी होना चाहिए और एट द टाइम कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। समझ में आया? बेनिफिट भी होना चाहिए और कॉस्ट भी नहीं लगनी चाहिए, मींस आपको तीनों चीजों को एक साथ रख के आपका जो टाइम फ्रेमवर्क है वो, आपका जो पर्पस है ऑडिट का वो भी पूरा होना चाहिए, एट द सेम टाइम उस पर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। आया समझ में? सपोज आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है, अभी आपको डेटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उस बिजनेस में से फॉर एग्जांपल 1000 डेटर्स है, ठीक है, आप 1000 डेटर्स के अंदर से मान के चलते 200 डेटर्स ऐसे हैं जो मटेरियल हैं जो डेटर्स का 80% पोर्शन कैरी करते हैं, ठीक है। तो आप इन एटलीस्ट आप कहोगे कि 80% है, चलो ठीक है 80% तो मैं कवर कर लेता हूँ, इन 200 डेटर्स को आप बोलते हैं कि मैं इनको ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, इनके मेल आईडी नंबर्स हैं, अभी आपको नहीं पता ना नंबर्स करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सेटिस्फाइड होने के लिए आप कहेंगे कि यार मैनेजमेंट आप मेरे को इन लोगों से कैसे भी कांटेक्ट करवाइए, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट करवा रहे हैं तो उसमें कॉस्ट, नॉट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको बेनिफिट भी होना चाहिए, मींस आपका काम भी होना चाहिए और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। तभी तो कह रहा है ये तीनों चीजें मैनेज एक साथ नहीं हो पाती, तभी तो हमने इसको लिमिटेशन में रखा है, समझे? ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप टाइम पे भी काम कंप्लीट करें, प्लस आप एब्सोल्यूट अश्योर भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको जो चीजें चाहिए थी वो मिल भी रही है, विद इन द टाइम फ्रेमवर्क मिल रही है, एंड उस पर कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लग रही है, नॉट कॉस्ट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, the matter of difficulty, time or cost involved is not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative, जो हमने अभी बोला भाई, ठीक है। appropriate planning assistance means अगर आपने proper planning करी है, ठीक है, तो आप सफिशिएंट टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ ऑडिट क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। मींस प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, आपको पहले से पता होना चाहिए इस टाइम पे मैं ये चीज करूंगा, इतने टाइम पे ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, तो आपका ये बैलेंस बना रहेगा। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है, मींस आप जो स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट, आपका इनिशिएटिव ही सही नहीं है, ठीक है, तो आगे जाके चीजें भी क्या होंगी, गलत होंगे, राइट। Notwithstanding this, the relevance of information and thereby its values tend to diminish over the time, and there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अभी मैम हमने तीन देख लिया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हो गया, बैलेंस बनाना है बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी मैम अदर मैटर्स, ठीक है, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनकी वजह से ऑडिट पे क्या हो रहा है, लिमिटेशन इंपोज हो रहा है, ठीक है, लिमिटेशन इंपोज हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स limitation on the auditor's ability to detect material misstatements are particularly significant,
ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, फ्रॉड। फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉड, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कल्यूजन, मींस ग्रुप बना के सीनियर मैनेजमेंट ने पूरी एक टीम बना ली, ठीक है, अभी मैनेजमेंट ही ऑडिट करवा रहा है, बट मैनेजमेंट चीजों को छुपाने में मिला हुआ है, ठीक है, तो ऑडिटर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजमेंट से ही जाके चीजें मांगता है, सीनियर मैनेजमेंट पे एटलीस्ट वो थोड़ा तो रिलाय करेगा, बट अगर वही चीजों को छुपाने में लगे हुए हैं तो वो एक लिमिटेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी का मतलब पता है, जैसे सपोज आपके बिजनेस में काफी सारी रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हम देखेंगे, बट आप समझ के चलो उनकी फैमिली के कोई मेंबर्स अभी, ठीक है, जो उनसे रिलेटेड है, ठीक है, अभी रिलेटेड कौन हो सकते हैं वो देखेंगे हम टाइम आने पे, ठीक है। रिलेटेड पार्टीज हैं जिनके ऊपर एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग भी है कि अगर कहीं पे आप ऑडिट कर रहे हो और उस ऑडिट में आपको रिलेटेड पार्टीज मिल रही हैं तो आपको कैसे कैसे चीजों को करना है वो स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड है देखेंगे आगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ स्टैंडर्ड 200 लिया है जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट की बात करता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। तो ये कह रहा है रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप, अभी हो सकता है अगर आपसे रिलेटेड है तो आपने बहुत सारी चीजें कंसील की हो, बहुत सारी चीजें छुपाई हो, गलत भी हो, ठीक है, आप उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर या उसकी कंप्लीटनेस के ऊपर आपके मन में कहीं ना कोई क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, तो ये लिमिटेशन का एक पार्ट बन जाता है। द अक्रेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, आपने कोई लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया, लिमिटेशन ही है। एंड फोर्थ इज फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मींस ऐसी कोई कंडीशंस हैं जिसके लिए आपको डाउट है कि एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं हो सकती है, ठीक है, बट मैनेजमेंट गलत तरीके, मैनेजमेंट सोच रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, गोइंग कंसर्न है मानते हैं, बट ऑडिटर को क्लियर क्लियर दिख रहा है कि नहीं देयर आर चांसेस की हो, मान के चल रहे हैं सारी चीजें ठीक हो रही हैं, बट मैनेजमेंट की मान के चल रहा है, मैनेजमेंट तो कहेगा ही ना कि सारी चीजें ठीक है, हाँ ऑडिटर को भी 3 अजम्पशन मान के चलने हैं, बट अगर उसके लिए एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कंडीशंस है तो उसको अवॉइड भी तो नहीं कर सकते ना। सपोज आपके ऊपर आपका बिजनेस, आप कह रहे हो कि नहीं इट इज प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल, आपने लोन लिया हुआ है, इतने सालों से चल रहा है, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको लिक्विडेट कर दिया जा सके, आपके एसेट्स को सेल करके आपके लोन को पे किया जाए, तो क्या ऑडिटर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है उसको नजरअंदाज करेगा, मान के चल रहे हैं सारी चीजें गोइंग कंसर्न है, बट ऑडिटर को ऐसी कोई इवेंट्स, ऐसी कोई कंडीशंस मिल जाती हैं जिससे उसको इंडिकेट हो रहा है कि नहीं हो सकती हैं, तो एक लिमिटेशन ही है, क्योंकि मैनेजमेंट एट टाइम्स मैनेजमेंट माने, एट टाइम्स ऑडिटर की बात ना माने, ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा मैम और हो सकते हैं, और हो सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस देखे हमने, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख लिया कि जजमेंट मैनेजमेंट का होता है, जजमेंट पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स देख लिया कि ऑडिटर्स को क्या होता है, चीजें छुपाई जाती हैं, ऑडिटर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ऑडिटर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ऑडिटर इज हियर फॉर ऑडिटिंग एंड नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन, राइट, ठीक है। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइमलीनेस को भी आपको फॉलो करना है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, ठीक है। लास्ट इज अदर मैटर्स, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, फ्रॉड्स आ गए, रिलेटेड पार्टी की वजह से कोई लॉज रेगुलेशंस आपने फॉलो नहीं करें, दे आर कंडीशंस इवेंट्स दैट इंडिकेट कि एंटिटी जो हो सकती है शायद गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एडवांटेजेस हो गए मैम, लिमिटेशंस हो गए, अभी हम देखेंगे एक ऑडिटर, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑडिट 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 ऑडिट, ऑडिट का ये ऑडिट का वो, अब हम आते हैं ऑडिटर पे कि भाई ठीक है ऑडिटर कर रहा है सारी चीजें, बट ऑडिटर कैसा होना चाहिए मैम, ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कौन सा वो इंसान होना चाहिए जो ऑडिटर होगा, हमें पता है इंसान कौन सा हो सकता है, जो कि कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, बट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी कोई क्वालिटीज होनी चाहिए, होंगी, ठीक है, जो क्या बोलता है, एक बार इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में, फिर अपन इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज it says qualities of auditor, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, चलो बताओ,
टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडिया कि मैम ये चीज तो होनी चाहिए अगर वो ऑडिट कर रहा है तो, ये चीज तो होनी चाहिए अगर कोई पर्सन ऑडिट कर रहा है तो। हम्म। और सी, कुछ क्वालिटीज होती होंगी ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? हाँ, ठीक है, सबसे पहले तो फर्मनेस होनी चाहिए। फर्मनेस क्या इंडिकेट करता है कि वो कोई भी चीजों को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर फर्मनेस होनी चाहिए। गुड टेम्पर होना चाहिए, मींस पेशेंस होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, देन इंटेग्रिटी होनी चाहिए। क्या होता है इंटेग्रिटी का मतलब? क्या? ऑनेस्टी, महानता नहीं, ऑनेस्ट। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। इंटेग्रिटी मीन्स वो एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, चीजों को क्लियरली देख सके, ऑनेस्टली देख सके। ठीक है, उसके अंदर जजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस हमने जो ऊपर देखा, गुड टेम्पर, ठीक है, ये उसी का एक वर्ड हो गया। एंड क्लियर हेडेडनेस होनी चाहिए। मैम क्लियर हेडेडनेस मतलब? एंड रिलायबिलिटी मीन्स जितनी भी क्वालिटीज एक गुड बिजनेसमैन की होती हैं, ठीक है, कोई भी एक गुड बिजनेसमैन की जो भी क्वालिटीज होती हैं, वो ही क्वालिटीज एक ऑडिटर की भी होनी चाहिए। क्योंकि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, तो ऑडिटर को उसके जैसा होके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चेक करने के लिए। ठीक है, प्लस उसके अंदर क्या होना चाहिए, शाइन ऑफ कल्चर होना चाहिए। देखेंगे जब अपन इसको पूरा पढ़ेंगे, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, शाइन ऑफ कल्चर, चीजों, क्या, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस। 2 मिनट इसको क्लियर कर लेते हूँ। ठीक है, शाइन ऑफ कल्चर। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स। आईसीआई क्या करता है, जो भी पर्सन मेंबर बनता है उनको कुछ कोड ऑफ एथिक्स, जब आप फाइनल की ऑडिट पढ़ेंगे तब कोड ऑफ एथिक्स आपके सिलेबस का पार्ट होगा कि कोई भी पर्सन जो चार्टर्ड बन जाता है, ठीक है, उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है आईसीआई का मेंबर बनने के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम लेते हैं इंटेग्रिटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली कि पर्सन, इंटेग्रिटी का मतलब कि वो पर्सन क्या है, सच्चा पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, क्या है, ऑनेस्ट पर्सन है। ऑब्जेक्टिविटी मींस अनबायस्ड है। ठीक है, उसके अंदर सही चीजों को सही और गलत चीजों को गलत तरीके से देखने की समझ होनी चाहिए। प्लस उसके अंदर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मैम? इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो कोड ऑफ एथिक्स मींस वो सच्चा इंसान है, वो चीजों को सही तरीके से देख पा रहा है, प्लस वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी बर्डन के अंदर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड इज उसे नॉलेज होनी चाहिए। मैम नॉलेज कौन सी? सर्टेन लॉस की, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की, ठीक है, देन कंपनीज लॉ, ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी तो एक सीए को बनाने में 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, सोचो आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो पोर्शन होता था, एक ही साल पढ़कर और आप क्या करते थे, 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लेते थे। बट अगर आपको सीए बनना है तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है, और 5 साल 6 साल में आप कितनी चीजें पढ़ रहे हैं, राइट? ठीक है, ओके, नॉलेज के बाद क्या, नॉलेज हो जाएगी तो सफिशिएंट हो जाएगा क्या? प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ही नहीं ऑडिटर के पास। ठीक है, पढ़ के आज हम सीए बन गए, चलो अभिषेक आज आप सीए बन गए, आपका रिजल्ट आया, आपका कि लेके आओ अब ऑडिट, ऑडिट करूंगा मैं, मेरे को कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मेरे को ऑडिट करने करवाओ, अब एक सीए होना जरूरी ना, बन गए अपन सीए, चल जाएगा क्या?
नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना जरूरी है मैम। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ थियोरिटिकल नॉलेज जिसकी अपन ऊपर बात कर रहे थे वो तो मस्ट है ना मैम। ठीक है, अब ये थियोरिटिकल नॉलेज किस किस चीज की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसको याद करने के लिए आप अपने सब्जेक्ट्स का नाम याद कर लो। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया मैम, अकाउंट्स हमारा सब्जेक्ट है, एफएम हमारा सब्जेक्ट है, बीएस पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज तो ट्वेल्थ में पढ़ा था, यहाँ पे आप एसएम पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट के नाम से याद कर लो। ठीक है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज। अभी देखो ये ऑडिटर के नॉलेज की बात कर रहा है, तो ऑडिटर को क्या थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई है, इन्हीं सब्जेक्ट्स की तो नॉलेज दी गई है जो मैम हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी हुआ करता था पहले। ठीक है, देन टैक्सेशन, कॉस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैम। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा दैट शुड बी अ पर्सन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का पात्र। ठीक है, सिक्स्थ इज उसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स भी होने चाहिए मैम, क्या देखेंगे। सेवेंथ, वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि कंसर्न्ड है विथ रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, कंसर्न विथ रिपोर्टिंग ऑन मैम फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स पे रिपोर्ट करने के लिए वो क्या है, कंसर्न है। रिपोर्ट करना सिंपल चीज है ना, जैसे ओपिनियन दे रहा है तो उसका काम ही है ना फाइनेंशियल मैटर्स मीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करना, जिसकी वो ऑडिट करेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, बुक में देख लें एक बार क्या है मैम। फर्स्ट पॉइंट, अब देखना आपने जो लिखा है उससे कंपेयर करना। ही इज कंसर्न विथ रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ बिजनेस। लास्ट पॉइंट लिखा हमने कि उसको क्या करना है, फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ बिजनेस पे रिपोर्ट करना है। सेकंड, वो क्या होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, चीजों को हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, वो कॉशियस होना चाहिए, फॉर्मनेस, स्थिर इंसान होना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए उनका। ठीक है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, डिस्क्रीशन होना चाहिए, इंडस्ट्री जजमेंट, पेशेंट, क्लियर हेडेडनेस, रिलायबिलिटी। मींस जो भी क्वालिटीज एक गुड बिजनेसमैन की होती हैं, इसमें से चार पांच नाम याद कर लो। ठीक है, गुड बिजनेसमैन की ऐसे याद करो, गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज प्लस उसके अंदर अगर हमने ऐड कर दी शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट, मींस उसका एटीट्यूड ही ये होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, चीजें अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले तो वो कंसर्न होना चाहिए रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वाला पॉइंट। सेकंड, उसके अंदर सारी क्वालिटीज गुड बिजनेसमैन की होनी चाहिए, प्लस ही शुड हैव अ शाइन ऑफ कल्चर टू अटेन द ग्रेट हाइट्स। ठीक है, ये हो गया। थर्ड, हमने देखा कि उसके पास इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, देन उसको नॉलेज होनी चाहिए जनरल प्रिंसिपल्स, कंपनीज एक्ट, अदर एक्ट्स बहुत सारे हो गए, इनकम टैक्स एक्ट ले लो, जीएसटी ले लो अब तो। ठीक है, अभी उसके पास प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल एजुकेशन होनी चाहिए। मैम थियोरिटिकल एजुकेशन हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कौन कौन से थे, हमारा अकाउंटिंग था, एफएम था, ठीक है, कॉस्टिंग था, टैक्सेशन था, उसके अलावा जनरल मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉर्पोरेट लॉस हो गया, जो जो चीजें। ओके, सो हम देख रहे थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड थियोरिटिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी जो इंटर्नशिप होती है, ठीक है, प्लस थियोरिटिकल एजुकेशन क्या हो जाती है, हमारे जितने भी फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स वहां पे लिख के आ जाना। ठीक है, रटना है क्या मैम, एक एक चीज बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक है,
ओके उसके बाद हमने देखा कि उसके पास कुछ जनरल और स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। जनरल स्पेशल फीचर्स मींस ऑडिट करते वक्त आपके अंदर सफिशिएंट, वही बात वापस बोल रहा है, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है, सारे बिजनेस के स्पेशल फीचर्स आपको पता होने चाहिए ऑडिट करते वक्त। तो हमने वहां पे लिखा था स्पेशल फीचर्स, वहां पे साइड में लिख दीजिए रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा द ऑडिटर हु होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट मस्ट हैव अ बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मींस आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन तो सारी मिल ही रही है मैम, बट वो पर्सन क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास ICAI की डिग्री है तो उसके ऊपर अज्यूम किया जा रहा है, विश्वास किया जा रहा है कि वो पर्सन क्या है, विश्वास के लायक है। ठीक है, एंड उसके बाद हो जाएगा एन एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और टेक्निक्स की। तो यही बात बोल रहा है। तो मैम अगर एग्जाम में आता है कि ऑडिटर, एग्जाम में कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि क्वालिटीज क्या होती हैं ऑडिटर की। ठीक है, कोई आपको एक केस स्टडी मीन्स एक कहानी बना कर देगा, उसके बाद बोलेगा कि ठीक है ये पर्टिकुलर ऑडिट है, इस एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, बट ऑडिटर का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो क्या हम ये सारी चीजें लिखेंगे, यस हम ये सारी चीजें लिखेंगे। इस चीज को ध्यान कैसे रखेंगे मैम, इस तरीके से शॉर्ट में ध्यान रखेंगे, बाकी सेंटेंसेस तो आप क्या कर लेंगे, फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी बीकॉम में एग्जाम्स देंगे ना, अब देंगे, ये वाला ईयर फर्स्ट ईयर है। अच्छा आप साइंस के हैं, तो जो भी साथ में डिग्री लेंगे आप, ठीक है, तो जो भी साथ में डिग्री लेंगे उसके लिए कॉलेज के एग्जाम्स देंगे, आप जाके देखेंगे कि कॉलेज के अंदर आपको जो आता है आप लिख कर आओ, निश्चित होकर लिख के और शीट्स भर कर आओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या आईसीआई में ऑडिट में ये करना है, सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये करना है, चीजें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर पागल है। ठीक है, वो आपकी चीजों को चेक कर रहा है, मतलब वो उस पोजीशन पे है कि आपने जो लिखा है वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अगर हमें स्मार्टनेस दिखानी है तो स्मार्टनेस दिखाने का तरीका ये है, चीजों को क्या करना, शॉर्ट करना, शॉर्ट भी ऐसे करना कि समझ में आए, देन हम अपने शब्दों में क्या कर सकें, उसे लिख सकें। ठीक है, एनी डाउट। ठीक है, यहां तक हमने क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर तक हमने पढ़ लिया है। मैम क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार क्विकली बताओ मुझे। ठीक है, नेचर पढ़ा, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने क्या देखा, स्कोप देखा, एस्पेक्ट्स देखे, स्कोप के बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने तरीके की होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशन वाला जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि मैम ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होती हैं। ठीक है, ओके, सो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आप देखेंगे ना यूजुअली ये वाला पार्ट जो होता है बच्चे स्किप कर देते हैं। अगर आप इस चीज को स्किप कर रहे हो तो बॉस बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। ठीक है, आप देखोगे ये वाला पार्ट चालू हो रहा है और अब चलता ही जाएगा 7-8 पेजेस तक, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक इस चैप्टर का दिल है, धड़कन है। ठीक है, अगर ये ही छोड़ देंगे तो चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्या क्या है देखो इसमें, पार्ट्स क्या क्या है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मैम क्वालिटी कंट्रोल कैसे आ गया, हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे आ गया, देखो यहाँ पे आओ, जब हम इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जब डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये पूरी बात हम किस लिए कर रहे हैं कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, एग्जामिन करने के बाद एंड में आके अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो ओपिनियन क्या क्वालिटेटिव होगा तभी फायदा है, या किसी भी क्वालिटी का होगा। ऑडिटर ने यूं ही बोल दिया कि हाँ मैंने एग्जामिन कर दिए थे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू फेयर भी है, मैं बोल रहा हूँ मान लो, मैं तो भगवान का इंसान हूं, मान लेंगे क्या। ठीक है, उसके ओपिनियन की कोई क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी से फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं मैम ऑडिट पढ़ रहे हैं, मैम रोज ऑडिट पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा पढ़ा रहे हो, हम घर पे जाके 2 घंटे पढ़ रहे हैं, पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर एक दिन पढ़ रहे हैं 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं,
एक दिन पढ़ रहे हैं, देन 5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या वहां पे कंट्रोल है? नहीं है। तो ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर क्या दे सके? ओपिनियन दे सके, उसका ओपिनियन क्वालिटेटिव हो, ठीक है, क्वालिटेटिव हो, उस क्वालिटी पे कोई कंट्रोल रखा जाएगा, तभी तो वो ओपिनियन क्वालिटी का होगा और तभी तो वो ओपिनियन ट्रू एंड फेयर होगा। आया समझ में? कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट के लिए ओपिनियन दे रहा है तो उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, किन किन चीजों से क्वालिटी कंट्रोल होगा? मीन सपोज आपको आईसीआई कहती है कि आपके नवंबर में एग्जाम्स है, बुक्स हमने आपको दे दी, आपको पढ़ना है, ठीक है, हम आपको यहाँ पे नोट्स दे रहे हैं, आपको पढ़ना है, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, मीन्स आपके टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं, तो क्या हमें पता चलेगा कि आप आपके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर भी हैं या नहीं? नहीं पता चलेगा, राइट? और अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर क्या है? दिक्कत है ना बॉस। इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मींस क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल रहे, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हम देखेंगे क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, वो एलिमेंट्स क्या होंगे। The firm system of quality control should include policies and procedures addressing the following elements. Means अगर मैम क्वालिटी की बात कर रहे हो, आप क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, तो कुछ एलिमेंट्स होंगे जिससे हम कंट्रोल ले पाएंगे। क्या है वो ये 6 एलिमेंट्स हैं मैम। ठीक है, फर्स्ट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं, देन करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ठीक है, एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, राइट? एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं मैम, कौन से एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा है वो है लीडरशिप रिस्क, ठीक है, रीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया। अभी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यार कोई चीज को लीड करना है, तो क्या ऑडिट एक सिंगल ऑडिटर कर सकता है? एक अकेला ऑडिट चला और बड़ी सी एंटिटी, एक एमएनसी है, उसकी ऑडिट कर सकता है? नहीं, उसके पास क्या होनी चाहिए? उसकी टीम होनी चाहिए। सर्टेनली ऐसा होगा, उसकी टीम को कोई ना कोई लीड करेगा। ठीक है, तो जो भी लीड करेगा, ठीक है, सबसे पहले एक ऑडिट जिसको असाइन हो रही है, एक टीम को असाइन हो रही है, उस टीम का एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है। क्या होता है? ठीक है, और उसके कंधों पे क्या होती है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसके कंधों पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर क्या होती है मैम? एक एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, किस चीज की होगी? देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो क्या करेगा? एक्शंस को चेक करेगा। मैम कैसे एक्शंस? मींस वो देखेगा क्वालिटी अचीव करने के लिए। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर होती है कि जो हम क्वालिटी कंट्रोल है वो हम क्या कर सके? ऑब्टेन कर सके। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर्स के ऊपर है, इसके लिए वो एक्शंस लेगा। एक्शंस में वो देखेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं चलो ठीक है क्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो कहेगा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या है? मस्ट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या मान रहा है, उसके एक्शंस कैसे डिपिक्ट करेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है ये, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ठीक है, इधर हमारा एक नया ऐसे पिक्चर में आ रहा है। अभी तक हमने ऐसे कौन सा देखा था, 200, क्या नाम था उसका, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सेकंड बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल तो इस पे स्टैंडर्ड हमारा आ जाता है 220 द एंगेजमेंट पार्टनर, जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसकी, ओवरऑल क्वालिटी की। ठीक है, जिसके लिए उसको ऑडिट पे एंगेज किया गया है। ठीक है, जिसके लिए पार्टनर असाइन किया गया, मींस एंगेजमेंट पार्टनर है जिसको ऑडिट हमने दी है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबल अगर उसको पता है कि हाँ ठीक है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या वो बैठ जाएगा, नहीं, वो क्या लेगा, एक्शंस लेगा। ठीक है, एक्शंस लेगा और अपने एक्शन से बताएगा कि क्वालिटी जो है ऑडिट की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे है, इन इन चीजों से पता चलेगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है जानकर बैठ नहीं जाएगा, वो बताएगा फैक्ट कि क्वालिटी एसेंशियल भी है, मस्ट है हमारे लिए। ठीक है, मस्ट है इन परफॉर्मिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट। अभी पढ़ा और अभी ये देखो उधर कितना बड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है। लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको दे दी है, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर को दे दी है। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर्स के ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता करके बैठ तो नहीं जाएगा, ही अंडरटेक्स द एक्शन। ठीक है, जिससे वो बताता है कि क्या इंपॉर्टेंस है कि क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिट में। सेकेंड वो ये भी बताता है कि इट इज असेंशियल, इट इज मस्ट, क्वालिटी इज मस्ट। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट कैसे है ये वहां पे देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, ये कह रहा है परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलरिटी। कह रहा है क्वालिटी ऑडिट की जरूरी है। कैसे पता चलेगा, ऑडिट के लिए क्वालिटी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हम कैसे मान ले इंपॉर्टेंट है, कि वो कह रहा है कि हम अपनी ड्यूटीज को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं मीन्स हम क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वहां पे लिख दीजिए आप, इंपॉर्टेंस के पास एक ही वर्ड में सिर्फ क्वालिटी लिख दीजिए। इंपॉर्टेंस के पास साइड में 4 एरो निकाल दीजिए, फर्स्ट एरो पे लिख दीजिए परफॉर्मिंग। ठीक है, परफॉर्मिंग जैसे ही सुनेंगे तो आप बोलेंगे परफॉर्म कर रहा है अपनी ड्यूटीज को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कंप्लाई कर रहा है फॉर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल। अभी देखो ऑडिटर के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है जिसको उसे फॉलो करना पड़ता है, बट वो जिस एंटिटी की क्या कहते हैं ऑडिट कर रहा है उसके अंदर भी तो कुछ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होती होंगी, तो उनको भी उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एंटरप्राइज के ऑडिटर हैं तो आप जाके बोले नहीं ये ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, ऐसे ही काम होगा, नहीं, आपको उनकी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज को भी पढ़ना पड़ेगा, रेलेवेंट होंगी, कंप्लायंस होना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे सेकंड पॉइंट पे लिख दीजिए कंप्लाइंग, सेकंड पॉइंट पे लिख दीजिए कंप्लायंस। ठीक है, अभी इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट डाटा अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, मींस जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट इशू करेंगे और वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिख दीजिए इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, इशूइंग एआर कर दीजिए ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम जितना ऑडिट पढ़ेंगे उसमें सारी चीजों को स्मॉल जरूर करेंगे, एआर इज ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और ये क्या करेगा, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी टीम को बोलेगा कि यार जहां पे भी आपको डाउट होता है आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस रेस करने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है क्वेश्चंस रेस करने, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो लिख दो फोर्थ पॉइंट, रेस क्वेश्चंस। आया समझ में, हमने अपना फर्स्ट पॉइंट पूरा भी कर लिया है मैम, लीडरशिप क्वालिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। फर्स्ट पॉइंट है लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, एंगेजमेंट पार्टनर्स को दी जाती है। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, ठीक, एक्शंस लेगा, तो एक्शंस में क्या देखेगा कि क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड क्वालिटी एसेंशियल भी है। इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, कैसे,
कंप्लायंस से, ठीक है। देन उसके बाद वो कंप्लायंस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का, फ्रेमवर्क का। थर्ड हो जाएगा, रिपोर्ट करेगा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इशू एंड क्वेश्चंस रेज करने के लिए अपनी टीम को प्रोवोक करेगा, ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? तो ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलो एक बार आपको इस चैप्टर का डेंसिटी दिखा देते हैं कि और कितने लेक्चर्स लगेंगे। हमने एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देखा। ये वाला टॉपिक इमीडिएटली ऑडिटर की क्वालिटीज के बाद क्यों आया? क्योंकि इससे पहले सिर्फ ऑडिट की बात हो रही थी, यहां से ऑडिटर पिक्चर में आया, ठीक है, 7th पॉइंट से। देन वापस एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एक ऑडिट जो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये 6 चीजें जरूरी है, ठीक है। तो ये चल के हमारा कंप्लीट होगा 8.456 यहाँ पे। देन प्री कंडीशंस देखेंगे हम ऑडिट की, ऑडिट करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम 3 स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, देन स्टैंडर्ड्स के चार्ट पे आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है, हाँ ये वहां पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड में ऐसे है, ठीक है। पहले चार्ट बता दूंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और वो चार्ट्स बेसिकली मैं आपसे ड्रॉ करवाऊंगी, ठीक है। ओके, चलो देन ये 9th हो गया, अग्रीमेंट ऑफ ऑडिट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, ये ऐसे 210 का पार्ट है, ठीक है। देन रिकरिंग ऑडिट्स क्या होता है, लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट प्रायर टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने से भी पहले कुछ लिमिटेशंस होती है, वो यहां देखेंगे, ठीक है। अगर और आगे, ठीक है, चीजें ये हैं। देन रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग अदर डिसिप्लिन के साथ, ऑडिटिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग लॉ, ऑडिटिंग इकोनॉमिक्स, कंपेयर किया है, ठीक है। ये कंपेरिजन के बाद इस चैप्टर का ये स्टेप है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ये कहानी है जिसको सुनना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ समझना है, इस पे कोई आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। ये एक पूरी कहानी है जिसको हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट, 20 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है। करेंगे आराम से, इट विल टेक 3 to 4 क्लासेस मोर, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिट में सिर्फ 13 चैप्टर्स, ओनली 13 चैप्टर्स हैं। मंथ में अगर 3 चैप्टर्स का भी टारगेट लेके चलते तो भी हम आराम आराम से अपना कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, तो हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे, कल और मोस्ट प्रोबेबली ऑल्टरनेट डे पे होगी आपकी ऑडिट की क्लासेस। तो मिलते हैं देन, एंड थैंक यू सो मच गाइस।